प्रिय शिक्षक बंधुओं एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा आप सभी का पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत करता हूं। सेल बायोलॉजी के इस तीसरे सेशन में मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन हैं और उन मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, विभिन्न प्रकार के सिक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेन से बनी हुई रचनाएं हैं। लेकिन खासकर इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जो एक दूसरे से फंक्शन की दृष्टि से एकदम जुटे हैं। इनमें से प्रत्येक का बड़ा महत्व है और ये तीनों मिलकर सेल सिक्रीशन यानी सेल के अंदर बनने वाले पदार्थों को बाहर निकालने का एक सिस्टम बनाते हैं, यानी सेल सिक्रीशन का एक सिस्टम बनाते हैं। इसलिए ये फंक्शनली एसोसिएटेड है और इनमें से कोई एक भी अगर एब्सेंट हो जाए तो सेल सिक्रीशन रुक जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाम देते हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कई तरह के सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं। किसी को हम सिक्रेटरी ग्रेन्यूल, किसी को जाइमोजन ग्रेन्यूल, किसी को लिपोसोम या राइबोसोम इत्यादि नाम देते हैं। बट बेसिकली ये सब के सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वेसिकल से उत्पन्न होने वाली रचनाएं हैं और आमतौर से इन्हें सेल के बाहर जाकर सेल में बनने वाले पदार्थों को सेल मेम्ब्रेन की सतह पर जाकर जुटकर बाहर निकाल देने की क्रिया करना है, यानी एक्सोसाइटोसिस नाम की क्रिया के द्वारा इसे निष्कासित करना है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले आपको दिखलाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो यह न्यूक्लियस के आसपास आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनते हैं जो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने वाले या जमा होने वाले पदार्थों को लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है, इसे भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया जाता है। रफ में प्रोटीन से जुटे हुए पदार्थ बनते हैं, उसे भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया जाता है। और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से विभिन्न प्रकार के सिक्रेटरी वेसिकल्स बनकर बाहर सेल की सतह पर सिक्रीशन करते हैं, यानी सेल सिक्रीशन की क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो बाहर निकालने की क्रिया हो गई एक्सोसाइटोसिस। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवीय जालिका। एनिमल के अंदर जब भी हम किसी सेल को देखते हैं तो आमतौर से उसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। पूरा
प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर ध्यान से खासकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसका साइटोप्लाज्म दो भाग में बटा हुआ दिखता है। बाहर वाला हिस्सा जो अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है एक्टोप्लाज्म कहलाता है। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है। अंदर का हिस्सा काफ़ी गाढ़ा होता है, इसे एंडोप्लाज्म कहते हैं और अधिकांश कोशिकांग इसी एंडोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये इंटेस्टाइन के भिलाई का एक सेल है जिसमें आपको यह माइक्रोभिलाई एक साइड में दाहिनी ओर दिखलाई पड़ रहा है और बाहरी हिस्सा देखिए। माइक्रोभिलाई के नीचे का जो बाहरी हिस्सा है इसमें आपको कोई ऑर्गन नहीं दिख रहा है। जो दो चार काले काले गोल बॉल जैसे दिख रहे हैं आपको, वह सब सिक्रेटरी ग्रैन्यूल या सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। वो सतह की ओर आकर डिस्चार्ज करेंगे अपने अंदर जमा पदार्थों को और अंदर की ओर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे कोशिकांग दिख रहे हैं। तो इस तरह एक्टोप्लाज्म बिना कोशिकांग के, बिना सेल ऑर्गेनेल के और एंडोप्लाज्म में सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल जमा रहते हैं। यहाँ तक कि किसी किसी सेल में ढेर सारे सिक्रेटरी ग्रैन्यूल से पूरा एंडोप्लाज्म भर जाया करता है। प्लांट सेल में बीच में छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते हैं, फिर कई छोटे वैक्यूल्स मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि सेल के अंदर का सब कुछ किनारे की ओर ठेला जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म चला जाता है। कभी कभी इस बड़े वैक्यूल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के धागों की मदद से न्यूक्लियस लटकता हुआ दिखता है, नहीं तो अधिकांश केसेज में न्यूक्लियस भी एक किनारे की ओर ठेला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। अब पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने 1945 में कई सारे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या देखा कि एंडोप्लाज्म में आपस में जुड़ी नलियों का एक जाल फैला हुआ है जो सिर्फ एंडोप्लाज्म में ही सीमित है। एंडोप्लाज्म में वह न्यूक्लियस तक फैला हुआ है, तो सिर्फ एंडोप्लाज्म में सीमित रहने के कारण इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा। अब अगर कोई आपको यह कहे कि यह बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुटा हुआ होता है, तो वह एब्सोल्युटली पूरी तरह से गलत है। किसी किसी किताब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर धंसकर दाएं बाएं फैलते दिखलाया गया है, यानी वह ऑरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात है। कब की? जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट सेल का विकास हुआ था। तो ये लाखों वर्ष पुरानी बात है। आज के दिन में कोई भी सेल ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ पाए, क्योंकि वह एक्सोप्लाज्म में जाता ही नहीं। लेकिन वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुटा हुआ आपको आसानी से मिल सकता है। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लांट के केस में पुराना लिटरेचर है, कई बार अर्गास्टोप्लाज्म लिखा जाता है। उसके अंदर जमा पदार्थों को लोग अर्गास्टिक मटेरियल कह देते हैं, मान लेते हैं कि वह फालतू उत्सर्जनशील पदार्थ है, अनुपयोगी पदार्थ है, क्योंकि प्लांट में ग्लैंड सेल्स बड़ा दुर्लभ होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपस में जुटे हुए ट्यूबुलर नलीनुमा रचनाओं का जाल है,
तो इनके प्रत्येक ट्यूब्यूल को सिस्टर्नी कहते हैं। यह नली, मान लीजिए कि एक कोई पाउडर का डब्बा हो और दो तरफ से चपटा हो, तो एक तरफ से उसमें लंबाई है, काफ़ी स्पेस है, लेकिन दूसरे तरफ से उसकी जो मोटाई है वह पतली सी है। तो डायग्राम में अक्सर आप वही पतली सी मोटाई को एक दूसरे से जुड़ते हुए देखते हैं। तो सिस्टर्नी वास्तव में अंदर ही अंदर एक लंबा सा बॉक्स टाइप का सिस्टम है और एक के ऊपर दूसरा पैरेलल सजा हुआ है और कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे से जुटा हुआ पाया जाता है। इसका निर्माण बाहर के तरफ होता है और निर्माण के बाद वह अंदर ठहलाते ठहलाते न्यूक्लियस की ओर पहुंच जाता है, यानी न्यूक्लियस के तरफ ओल्ड है और न्यूक्लियस से दूर न्यू सिस्टर्नी है। दीज आर मेड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन्स। पहले चर्चा हो चुकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते समय हम चर्चा किए थे कि 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटाई का जो लिपिड बाइलेयर और थोड़ा बहुत प्रोटीन की मदद से मेम्ब्रेन बनता है, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल की भी रचना बनाता है, इसलिए उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है और इसकी मोटाई में जो स्पेस है, यानी ऊपर और नीचे के मेम्ब्रेन के बीच का जो ल्यूमेन है वह 200 एंगस्ट्रॉम मोटाई का है, जबकि इसकी चौड़ाई काफ़ी हो सकती है। अंदर के तरफ ये सिस्टर्नी टूटते हैं, टूट करके कुछ ट्यूब्यूल बन जाते हैं और कुछ छोटे छोटे वेसिकल में बदल जाते हैं। सामान्यतः यह वेसिकल 300-350 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है, लेकिन जब ट्यूब्यूल काफ़ी छोटा हो जाता है, वह दो भागों में नहीं टूट पाता है, तो 600-700 या कभी कभी 800 एंगस्ट्रॉम का भी एक बड़ा सा वेसिकल में कन्वर्ट कर जाता है। कई बार इन्हीं में से कोई वेसिकल लाइसोसोम का काम करने लगता है। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल ये 3 तरह की रचनाएं हैं, यानी यह एक पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, बहुरूपी स्ट्रक्चर है। अब जो बाहर के तरफ का अधिकांश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखेगा एक सामान्य सेल में, जो थोड़ा प्रोटीन भी बनाता है, थोड़ा लिपिड भी बनाता है। तो बाहर के तरफ के जो सिस्टर्नी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर उनकी सतह में रुखरापन दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम जुटे रहते हैं। इसलिए इसे रफ ईआर कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अंदर के तरफ राइबोसोम नहीं जुटे रहते हैं, जिसके कारण यह चिकना सा लगता है, तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आमतौर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से या एकदम अंदर वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से ट्यूब्यूल और वेसिकल्स बनते हैं। अब ये रफ और स्मूथ ईआर एक ही कॉम्प्लेक्स के 2 हिस्से हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुटे रहते हैं, तो आपस में इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद क्रिया की दृष्टि से ये अलग अलग होते हैं। जो काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, उससे डिफरेंट काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर राइबोफ्लोरिन 1 और राइबोफ्लोरिन 2 नाम के ग्लाइकोप्रोटीन जुटे रहते हैं। इन्हीं की मदद से राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट यानी 60S एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जुटा रहता है।
ये देखिए इस डायग्राम में, यह एक सिक्रेटरी सेल है, पैंक्रियाज का सेल है, जिसमें ढेर सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखलाया गया है। और आप देख रहे हैं सभी सिस्टर्नी के ऊपर जहाँ तहाँ दानेदार रचनाएं दिख रही है, यानी राइबोसोम उसके ऊपर पाए जा रहे हैं। यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, इधर भी 2 माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। ये इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का ब्लू रंग का मेम्ब्रेन है, और इस पर पीला गुलाबी कलर का जो गोल गोल घेरा बनाया गया है, एक्चुअली ये अटकोणीय होता है, यह न्यूक्लियर पोर है, और इसको घेरते हुए यहाँ पर दिखलाया गया अंदर के तरफ से कि यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सतह पर जो छोटा छोटा दाना बना हुआ है वो राइबोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरी ओर दिखलाया गया है, इसमें ट्यूब्यूल बना हुआ दिख रहा है आपको, यानी यह नष्ट प्राय है, नष्ट होने वाली स्थिति में है, इस पर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है। अब चूंकि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है, इसलिए उन सारे सेल्स जिनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा बहुत कम होती है। मसल के सारे सेल इसी प्रकार के हैं, पैंक्रियाज पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल इसी प्रकार के हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है स्टमक और इंटेस्टाइन में, उसमें भी इस तरह के सेल मिलेंगे, जिसमें कि अधिकांश हिस्से में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ेगा। अब जो प्रोटीन राइबोसोम की सतह पर बनता है, किसी न किसी प्रकार एक छुपे हुए रास्ते से होकर वह अंदर चला आता है। अंदर आने की क्रिया को हम लोग राइबोसोम के साथ भी देखेंगे, और जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़िएगा क्लास 12 के सिलेबस से, तो वहाँ भी उसकी चर्चा ज़्यादा विस्तार से होगी। तो किसी न किसी तरह से राइबोसोम पर बनने वाला यह प्रोटीन, जो सिक्रीटरी प्रोटीन कहलाएगा, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला आता है, और यहाँ आकर सीधा चेन तरह तरह से मुड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुटकर ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है, इसके ऊपर मेटल जुटकर मेटालोप्रोटीन बना सकता है। जिंक और आयरन जैसे एलिमेंट कई सारे महत्वपूर्ण प्रोटीन के अंदर, एंजाइम के अंदर जुटे पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, वह राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं जुटा है, फ्री राइबोसोम है। वह जब अपना प्रोटीन बनाता है तो सीधे प्रोटोप्लाज्म में वह मुक्त हो जाता है। वहाँ से वह न्यूक्लियस में जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है और पेरोक्सिसोम में जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, राइबोफ्लोरिन की मदद से जुटा हुआ है राइबोसोमल सब यूनिट 60S, उसमें बनने वाला प्रोटीन अंदर की ओर ट्रांसपोर्टेड होता है। अंदर आकर यह सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है, और फिर यहाँ से यह सिक्रेटिव वेसिकल की मदद से बाहरी सतह पर रिलीज होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। इसी से लाइसोसोम का भी निर्माण होगा और अन्य प्रकार के सिक्रेटरी ग्रेन्यूल या जाइमोजन ग्रेन्यूल इत्यादि बनेंगे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लिपिड के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसके अंदर फैटी एसिड,
ग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स, ये सभी विभिन्न प्रकार के लिपिड्स बनते हैं। तो जिन सेल्स के अंदर लिपिड्स का ज़्यादा निर्माण होगा उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक संख्या में पाया जाएगा। अब फैटी एसिड बनाने वाला या फैट बनाने वाला टिश्यू अलग से भी हमारे अंदर पाया जाता है, जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। आपके स्किन के नीचे ये जमा रहता है, पेट के दीवार के अंदर जमा रहता है। लेकिन इस तरह का टिश्यू कुछ अंदर के अंगों का भी निर्माण करता है, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स है, टेस्टिस के लीडिंग सेल्स हैं, ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स हैं। उनमें स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन्स का निर्माण होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बनते हैं। लीडिंग सेल में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन बनता है और ओवरी के फॉलिकुलर सेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है। इसलिए इन सेल्स में भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा संख्या में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ प्रोटीन बनाने का काम कम होता है, तो कोई एक तरह का नहीं, दोनों ही रहेगा सभी सेल के अंदर। लेकिन जिसमें प्रोटीन ज़्यादा बनेगा उसमें रफ ज़्यादा होगा, और जिसमें लिपिड ज़्यादा बनेगा उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मात्रा में होगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कार्बोहाइड्रेट के छोटे चेन या बड़े चेन का भी निर्माण होते रहता है। छोटे चेन को ओलिगोसैकेराइड्स और बड़े चेन को पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। प्लांट में यह स्टार्च के रूप में बनता है और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। तो ग्लाइकोजन बनाने वाले बडीज को या कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले बडीज को लोग ग्लाइकोसोम्स भी कह देते हैं। अब आयरन, जिंक, कैल्शियम इत्यादि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होते रहते हैं। कुछ इसमें से प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और मेटेलोप्रोटीन बनाते हैं। लेकिन खासकर मसल्स में बड़ी मात्रा में कैल्शियम का उपयोग मसल्स के फैलने सिकुड़ने में होता है। तो मसल सेल्स में सतह से एकदम सीधे नीचे गड्ढा बन जाता है, जिसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, टी आकार का ट्यूब्यूल्स, और वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के अगल बगल तक चला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम लेके जमा रखता है, और जब मसल को सिकुड़ना होता है तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही कैल्शियम सप्लाई कर दिया जाता है। किसको? तो एक्टिन नाम के फाइबर्स को। एक्टिन फाइबर और मायोसिन फाइबर, ये दो प्रकार के फाइबर होते हैं। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो बीच में कैल्शियम बॉन्ड बनता है, और कैल्शियम बॉन्ड बनने के कारण ही एक्टिन और मायोसिन एक्टिन को अपनी ओर खींचता है। तो मूल रूप से यह एक्टिन की सतह पर कैल्शियम जाके जुड़ता है, फिर मायोसिन को अपनी ओर आकर्षित करके बॉन्ड बनाता है, और फिर मायोसिन सिकुड़ करके एक्टिन को अपनी ओर खींच लेता है। जब यह कैल्शियम बॉन्ड टूट जाता है तो फिर मसल रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, आराम की स्थिति में चला जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में यह कैल्शियम फिर वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी से सेल डिवीजन के बाद दोनों पोल के पास नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। इसलिए नवजात कोशिकाओं में नए बने डॉटर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुटा हुआ दिखाई पड़ता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से कई तरह के केमिकल सीधे न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं।
लेकिन सेल जैसे जैसे बड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूर हटता जाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ट्यूब्यूल और वेसिकल में टूटने लगता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वह डिस्कनेक्टेड हो जाता है, अलग हो जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं उनमें रफ और स्मूथ दोनों हिस्से में बनने वाले पदार्थ पैक हो जाते हैं और पैक होकर के ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल का निर्माण करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल थोड़ा दूर हटकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पदार्थों को पैक करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी में भेज रहा है और ऐसे कई सारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल आपस में जुट कर फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का इनर सिस्टर्नी बनाते हैं। यहाँ देखिए, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन कंटेनिंग सब्सटेंस आया ट्रांसपोर्ट वेसिकल के रूप में। इसी तरह स्मूथ वाले से भी आएगा। पहले डायग्राम में हमने चर्चा किया था कि लिपिड कंटेंट वाला है तो स्मूथ वाले से भी आ सकता है डायरेक्ट। तो ये टूट के गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये अंदर वाला हिस्सा बनाया। तो अंदर वाला हिस्सा फॉर्मेशन फेज या सिस फेज कहलाएगा और ये बाहर वाला हिस्सा है, इसको मैच्योरेशन फेज या ट्रांस फेज कहेंगे। यहाँ से वेसिकल बन के फिर बाहर की ओर जा रहे हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने बार्न आउल, उल्लू की एक जाति है, उसके नर्व सेल्स का अध्ययन किया और न्यूक्लियस के पास उन्होंने कुछ ट्यूब्यूल्स के बंच देखे। उस जमाने में साधारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और फोटो खींचने की भी व्यवस्था नहीं थी। वैज्ञानिक कैमरा लूसिडा नाम के एक उपकरण की मदद से पेंसिल डायग्राम बनाया करते थे। तो जब उन्होंने इसकी चर्चा किया तो उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन सभी को लगा कि ऐसे ही स्लाइड बनाते समय कोई बुलबुला इत्यादि फंस गया होगा, कवर ग्लास ससर गया होगा, फिसल गया होगा, तो कोई दोष है, कोई आर्टिफैक्ट है। बात आई गई, खत्म हो गई। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन हुआ, तो पोर्टर और पैलाडे ने 1948 में एनिमल सेल्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति को देखा और कैमिलो गोल्जी के सम्मान में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस नाम दिया गया। प्लांट साइंटिस्ट अभी भी एक पुराना नाम डिक्टियोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रहे हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी एक दूसरे के समानांतर सिस्टर्नी बनते हैं, लेकिन ये सिस्टर्नी एक दूसरे से जुटे हुए नहीं होते हैं। वे अंदर के तरफ से बाहर की ओर धीरे धीरे फ्लो करते हैं, इसलिए अंदर वाले हिस्सा को फॉर्मेशन फेज कहा जाता है। अब इस हिस्से में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें कम से कम एक जगह पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये डबल बॉन्ड वाले फैटी एसिड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ओस्मियम दो फैटी एसिड के बीच जुड़ जाता है, उसे प्रेसिपिटेट करा देता है। तो इसलिए ओस्मियम से रिएक्शन के कारण इस हिस्से को लोग ओस्मोफिलिक कहते हैं।
अब ये दो सिस्टर्नी एक दूसरे से 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर सजे रहते हैं। धीरे धीरे ये बाहर की ओर फिसलते हैं, खिसकते हैं। तो सामान्यतः किसी नॉर्मल सेल में 5-7 सिस्टर्नी दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी के सेल हैं जिसमें सिंथेसिस तो काफ़ी हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी 10 से 20 की संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन सेल सिक्रीशन नहीं हो रहा है। इसलिए इन सिस्टर्नी का डिस्ट्रक्शन, इन सिस्टर्नी से वेसिकल्स का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो उनकी संख्या 10 से 20 तक हो जाती है। कभी कभी 25-26 भी रिपोर्ट किया गया है। अब बाहर की ओर से यह अंदर धंसकर कप जैसी रचना बना लेता है। बाहर से अंदर धंसा रहेगा, ध्यान रखिएगा। आमतौर से न्यूक्लियस के समानांतर लोग डायग्राम बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस की ओर से धंसा हुआ है, जबकि यह बाहर की ओर से अंदर धंसा रहता है। तो धंस करके एक कप जैसा डिप्रेशन बना लेता है, गड्ढा बना लेता है, और सिस्टर्नी के दोनों किनारे से टूट टूट कर वेसिकल्स निकलते रहते हैं। जब यह सिस्टर्नी काफ़ी छोटा हो जाता है तो एक दूसरे से जुटकर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल भी बना लेता है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको 15-17 सिस्टर्नी दिख रहा है, या ज़्यादा संख्या में है। बाहर के तरफ से यहाँ गड्ढा देख रहे हैं बना हुआ, इधर से बनकर बाहर जा रहा है। तो बाहर की ओर से यह गड्ढा बना हुआ है। यहाँ पर से किनारे से वेसिकल टूट टूट कर या दूसरी जगहों से भी वेसिकल टूट टूट कर अलग होते रहते हैं। इसलिए मैचुरेशन फेज में सिस्टर्नी की लंबाई कम हो जाती है। इस दूसरे डायग्राम में देखिए, डायग्राम नहीं एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। इसमें सिस्टर्नी की संख्या आपको कम है, सिर्फ 6 दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी बाहर के तरफ से गड्ढा बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन भी दिख रहा है। ये 2 सेल के अगल बगल के 2 सेल का बीच का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 2 धारी आपको दिख रही है। तो बाहर से अंदर की ओर गड्ढा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से फिर वही पुरानी बात कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल बना, सिस फेज में यानी फॉर्मेशन फेज में गया, सिस्टर्नी का निर्माण किया, सिस्टर्नी बाहर फ्लो किए और यहाँ से फिर सिक्रेटरी वेसिकल बन के बाहर जा रहा है। अब जो बाहर की ओर छोटे छोटे सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल का जाल है, उसको ट्रांसफेस या मैचुरेशन फेस नाम दिया गया। उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम, नगण्य होता है, लेकिन क्लोराइड की मात्रा काफ़ी हो जाती है। इसलिए यह क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है। सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट कराता है। तो इस हिस्से को हम आर्जेंटोफिलिक कहते हैं। अब इस गुण के कारण हम अगर एक जीवित सेल लें और उसको एक बार ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में और एक बार सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबाकर निकाल लें, तो पूरा का पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स रंगा जाएगा और हम काले काले धब्बों के रूप में उसकी सिस्टर्नी को देख पाएंगे। तो माइक्रोस्कोपी में ये मदद करते हैं। अब थायराइड ग्लैंड का इपिथीलियम है, म्यूकस सेल है इंटेस्टाइन का, पैंक्रियाज का एसिनर सेल है। तो उसमें एक ही सतह से बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर
चूँकि ये एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर खुली सतह होती है, उधर से ही सेल सिक्रीशन होता है, इसलिए उसी तरफ आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ेगा। लेकिन कोई नर्व सेल है, कोई कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, जैसे लीडिंग सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, पैराथायरॉइड सेल, तो उसके चारों ओर की दिशा कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में है, किसी भी तरफ से सेल सिक्रीशन हो सकता है। तो इनमें गोल्जी बॉडी भी सब तरफ न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे दिखाई पड़ेंगे। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेल मेम्ब्रेन के बीच आमतौर से कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। उसके बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आमतौर से माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, जिससे कि सिक्रीटरी वेसिकल्स आराम से बिना अवरोध के बाहर निकल सके। तो इस हिस्से को कहते हैं जोन ऑफ सेल एक्सक्लूजन। सेल से निष्कासन का हिस्सा, इधर से ही सिक्रीटरी वेसिकल और लाइसोसोम बाहर फ्रीली मूव करते हुए सेल की सतह तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। अब इस तरह से गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से जुट गए, तो जो प्रतिक्रियाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रही थी, उनमें अगर कोई प्रतिक्रिया अधूरी है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर धीरे धीरे वह प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है और उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, लिपोप्रोटीन का बनना, मेटालोप्रोटीन का बनना, यह सब संपन्न हो जाता है। साथ ही साथ इसका पानी एब्जॉर्ब होते जाता है, जिससे यह सिक्रीटरी पदार्थ, स्रावी पदार्थ सघन हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं और सिस्टर्नी के दोनों ओर से वेसिकल्स के रूप में टूट टूट कर अलग होने लगते हैं। तो इस प्रकार से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वह कंडेंसेशन और पैकिंग का डिवाइस बन गया। संघनित कीजिए और पैक कर दीजिए। अब ये जो पैकिंग है वेसिकल के रूप में, इसको कई अलग अलग नाम दिए गए। जब वह कोई साधारण सा कोई गाढ़ा लिक्विड पदार्थ है, जैसे म्यूकस है, स्लाइम है, तो उसको सिक्रीटरी वेसिकल बोल के काम चला लेते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई पेप्टाइड हार्मोन एकदम कंडेंस्ड होकर दानेदार हो गया तो उसे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल कहेंगे। और अगर कोई प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम उसके अंदर गाढ़ा और दानेदार हो गया तो जाइमोजन ग्रैन्यूल कहेंगे। अगर इसमें स्टार्च जमा हो गया तो एस्फेरोसोम कहेंगे। लेकिन जब इसके अंदर लिपिड हो तो लिपोसोम, और जब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पैक हो जाए तो उसे लाइसोसोम कहेंगे। यानी लाइसोसोम एक प्रकार का सिक्रीटरी वेसिकल है, वह कोई अलग से स्वतंत्र कोई कोशिकांग नहीं है। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, तो कई सारे गोल्जी सिस्टर्नी हेड में न्यूक्लियस के सामने एक जगह जमा होकर एक्रोसोम नामक एक पॉइंटेड नुकीले रचना का निर्माण करते हैं और उसमें कई सारे एंजाइम जमा रहते हैं, जैसे कि अल्फा एमाइलेज, बीटा गैलेक्टोरूनिडेज और हाइलुरोनिडेज। ये फर्टिलाइजेशन में मदद करने वाले एंजाइम हैं। इसी तरह जब प्लांट सेल का डिवीजन होता है तो इक्वेटर के दोनों ओर गोल्जी कॉम्प्लेक्स आकर जमा हो जाता है, डिक्टियोसोम आके जमा हो जाता है और एक नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बन जाता है दोनों तरफ से,
तो उन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच सेल वॉल का सिक्रीशन करता है। इसे सेल प्लेट फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेल प्लेट फॉर्मेशन भी बताया जाएगा। अब ये अंतिम हिस्सा है लाइसोसोम का। तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1951 में सबसे पहला पेपर पब्लिकेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स के अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स हैं जिसमें पचाने वाले एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसलिए इसका नाम लाइसोसोम रखा गया। और इसमें जो भी एंजाइम होते हैं वह सब एसिडिक पीएच पर 5 pH के अराउंड एक्टिव होते हैं। अब ये भी गोल्जी बॉडी से बनकर बाहर की ओर जा रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहलाया। लेकिन प्लांट सेल में ये एंजाइम आमतौर से दिखते नहीं हैं। लेकिन अब के वैज्ञानिक मानते हैं कि लाइसोसोम प्लांट सेल, फंगस, बैक्टीरिया इन सभी में है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी तरह सेल के बाहर या सेल के अंदर डाइजेशन में मदद करते हैं। मेटाइल नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एस्फेरोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज देखा। अब बाद में ये एक नॉर्मल कंसेप्ट हो गया कि सेल, चाहे वह प्लांट का हो, फंगस का हो या बैक्टीरिया का हो, उन सब में लाइसोसोमल एंजाइम है। तो भले वह वेसिकल के रूप में दिखे न दिखे, हम मान लेंगे कि उनमें लाइसोसोम पाया जाता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि लकड़ी और चमड़ा जैसी चीज़ें जिसे कोई एनिमल पचा नहीं पाता है, उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरिया लग जाता है और फिर पचा करके उसको एब्जॉर्ब करता है। फंगस और बैक्टीरिया खाता तो नहीं है, तो न्यूट्रिशन कैसे लेता होगा? तो एब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो लकड़ी और चमड़े जैसी चीज़ में कोई घुलनशील पदार्थ पहले से तो नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको पचाया गया होगा। तो पचाने के लिए एंजाइम निकाला गया होगा, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन रहे हैं। अब लाइसोसोम में करीबन 50 प्रकार के एंजाइम की खोज हुई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम का नाम यहाँ हमने लिखा है। कैथेप्सिन ए, कैथेप्सिन बी, एराइल सल्फेटेज बी, बीटा ग्लूकुरोनिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिनिडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, अल्फा मेनोसाइडेज, एसिड राइबोन्यूक्लियेज, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, म्यूरामिनिडेज और कई प्रकार के एस्टरेज। इन सभी एंजाइम्स में एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और एसिड फॉस्फेटेज सिर्फ लाइसोसोम में बनता है, कहीं और नहीं बनता है। वह सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली नहीं बनता है। इसलिए अगर किसी टिश्यू में, किसी सेल में आपको एसिड फॉस्फेटेज मिले, इसका मतलब लाइसोसोम है। ज़्यादा मिले तो उसमें ज़्यादा लाइसोसोमल एक्टिविटी है, कम मिले तो कम लाइसोसोमल एक्टिविटी है। तो एसिड फॉस्फेटेज को लाइसोसोमल एक्टिविटी का मार्कर माना गया है। अब ये देखिए लाइसोसोम का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। अगल बगल आपको ढेर सारे छोटे छोटे गोल स्फेरिकल माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं और ये चारों गाढ़ा तीनों गाढ़ा लाइसोसोम है। ये चौथा हो सकता है जो और ज़्यादा गाढ़ा है, यह कोई सिक्रेटरी ग्रेन्यूल है, क्योंकि इसके आर पार इलेक्ट्रॉन बीम पार नहीं कर रहा है, तो ये ज़्यादा कंडेंस्ड मटेरियल है। इसमें देख रहे हैं ये 2 सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या लाइसोसोम दिखलाए गए हैं। अब पहले लोग समझते थे कि लाइसोसोम
सबके सब गोल ही है, कोई 300, कोई 350, कोई 400, कोई 500 या 600 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का खाली फर्क है। तो ये सभी लाइसोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 प्रकार की रचना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी 3 प्रकार की रचना, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो कोई गोल, कोई अंडाकार, कोई लंबा धागा नुमा। प्लास्टिड देखेंगे उसमें भी आकार अलग अलग, यहाँ तक कि क्रोमोसोम का भी आकार प्रकार मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। तो अधिकांश सेल ऑर्गेनेल पॉलीमॉर्फिक होते हैं, बहुरूपी होते हैं, लेकिन लाइसोसोम को एक रूपी मान लिया गया था। लेकिन जब डी रॉबर्टिस साहब सेल बायोलॉजी की अपनी किताब लिख रहे थे तो उन्होंने डिस्कशन किया कि लाइसोसोम भी पॉलीमॉर्फिक है। लाइसोसोम भी, ओनली लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम ऑल्सो। कोई पूछे कि सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनेल पॉलीमॉर्फिक है, तो आप कहिएगा कि ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये तीनों के तीनों पॉलीमॉर्फिक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम भी पॉलीमॉर्फिक है। लाइसोसोम मोनोमॉर्फिक नहीं, यह भी पॉलीमॉर्फिक है। तो पहला जो ओरिजिनल रूप है वह है प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो सीधे उत्पन्न हुआ वह है प्राइमरी लाइसोसोम। या तो यह बाहरी सतह पर जाकर अपना एंजाइम बाहर निकाल देगा और बाहरी पदार्थों के पाचन में, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, या वह अंदर में ही रह जाएगा। तो अंदर में अगर यह रह जाएगा तो यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करेगा। आप कई प्रोटोजोआ को जानते हैं, WBC, फैगोसाइट, ऐसे कई सेल हैं हमारे अंदर भी जो स्यूडोपोडिया बनाकर बाहरी चीज़ों को, बैक्टीरिया को, सेल के टुकड़ों को खा लिया करते हैं। स्यूडोपोडिया की मदद से वह फूड कप बनाते हैं। अब फिर फूड कप टूटकर अंदर आ जाता है तो फूड वैक्यूल का रूप ले लेता है। इसमें एक प्राइमरी लाइसोसोम आकर जुड़ जाता है और इसी वैक्यूल के अंदर भोजन का पाचन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अक्सर अवशोषण के बाद भी पाचक एंजाइम इसके अंदर अपने एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसे अब हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम नाम देते हैं। फूड वैक्यूल के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम जुट जाए तो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब अगर यह बाहरी सतह पर जाकर एंजाइम रिलीज कर दे तो बाहर पाचन होगा, और एक नया फूड वैक्यूल बन जाए और उसमें पहले का सेकेंडरी लाइसोसोम जुट जाए तो फिर इस नए फूड वैक्यूल में जो फूड है उसका डाइजेशन होगा। कई बार ऐसा होता है कि पाचन और अवशोषण के बाद कुछ बिना पचा हुआ वेस्ट मटेरियल रह जाता है, तो उसको रेसिड्यूअल वेसिकल कहते हैं। अब एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार होता है ऑटोफैजिक वेसिकल। हमारे सेल में पुराना होने पर कई राइबोसोम के मॉलिक्यूल, कई प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया निष्क्रिय हो गए, काम करना बंद कर दिए, तो उनको घेर कर लाइसोसोम अंदर में ही पचा देता है, खाली कर देता है उस जगह को। तो इन्हें कहा जाता है ऑटोफैजिक वेसिकल। कोई वायरस इत्यादि का कण, कोई एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अंदर में रह जाए तो उसे भी इसी प्रकार से लाइसोसोम घेर कर डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी ऑटोफैगी कर देते हैं। इसके अलावे भी थोड़ा थोड़ा लाइसोसोम साइटोप्लाज्म को निगल निगल कर कहिए कि नष्ट करते रहता है, तो इस क्रिया को माइक्रो ऑटोफैगी कहते हैं। अब आपको पढ़ाया गया क्लास 9th में
कि लाइसोसोम्स आर सुइसाइडल बैग्स, इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ? क्या सेल में लाइसोसोम का निर्माण सुसाइड करने के लिए होता है? तो नहीं, यह तो एकदम अंतिम क्रिया है। एनिमल में जब कोई सेल बहुत पुराना हो जाता है और निष्क्रिय होने लगता है तो उसके अंदर लाइसोसोम फट जाते हैं और सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे पदार्थों को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब उन पदार्थों को अगल बगल वाले सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह वह जगह खाली हो जाती है, तो एक नया सेल डिवीजन के बाद वहाँ आता है, उस खाली जगह को भर देता है। आपको कभी चोट लगती है, कभी कट फट जाता है, तो वहाँ भी बहुत सारा सेल डैमेज होता है। उसके लाइसोसोम भी रिलीज होकर उन डैमेज सेल्स को नष्ट कर देते हैं और फिर उन जगहों पर नए नए सेल आकर के फिट होने लगते हैं, जुटने लगते हैं, जिससे आपका वह डैमेज का रिपेयरिंग हो जाता है, घाव का रिपेयरिंग हो जाता है। कई बार आपका ब्लेड से उंगली कटा होगा, 2-3 दिन में देखते हैं वह ज्वाइंट बन जाता है। वहाँ सेल डिवीजन का रेट भी बढ़ गया है, लाइसोसोमल एक्टिविटी भी बढ़ गई है। तो पहले कटे फटे सेल को लाइसोसोम पचाकर हटा देता है, बाद में डिवाइड करते हुए सेल उस घाव को भर देता है। लेकिन प्लांट सेल में अगर यही बात होती है तो प्लांट सेल में सेल वाल को पचाने वाला कोई एंजाइम, बीटा एमाइलेज नामक एंजाइम, सेलुलेज नामक एंजाइम लाइसोसोम में नहीं बनता है। इसका नतीजा ये होता है कि सेल वाल रह जाता है और असली वाला सेल बूढ़ा होकर नष्ट हो जाता है। तो जब आप प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं और कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा नामक परमानेंट टिश्यू देखते हैं तो वास्तव में सेल वाल आप देखते हैं, वहाँ कोई सेल नहीं है, वो खाली जगह कोई सेल नहीं है। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था कॉर्क, तो उसमें खाली जगहों को देखा था, असली सेल को उन्होंने नहीं देखा था, सेल वाल से घिरे एरिया को देखा था। अब आप जान रहे हैं कि मेढक में टैडपोल लार्वा होता है, यूरोकॉर्डेटा नाम का एक प्राचीन कॉर्डेटा है, उसमें भी टैडपोल लार्वा होता है। इनमें टेल पाए जाते हैं। मेढक के लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स भी होते हैं, 3 जोड़ा एक्सटर्नल गिल और टेल भी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये लार्वा मैच्योर होते जाता है, इसके गिल्स और टेल के सेल्स पुराने होते जाते हैं। उनमें लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स की मदद से टूट टूट कर सेल्स को नष्ट करते जाता है और एक एक करके सारे सेल को नष्ट कर देता है। परिणाम यह होता है कि टैडपोल से बिना टेल वाला, बिना एक्सटर्नल गिल वाला मेढक जैसा प्राणी उत्पन्न होता है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई जिसमें लाइसोसोम टैडपोल से एडल्ट फॉर्म के मेटामॉर्फोसिस में मदद कर रहा है। यानी यह सीधे यह कह देना कि आत्महत्या की थैली है, ये एकदम बचकानी बात है, निरर्थक बात है। फिर आप वही पुराना सा डायग्राम देख रहे हैं। ये लाइसोसोम निकला, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फूड वैक्यूल से जुटा, जुटने के बाद यह सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अगर नया कोई फूड वैक्यूल बनता है तो उसमें फिर लाइसोसोम आके जुड़ जाएगा और पाचन कर सकता है। तो इस प्रकार आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, इन तीनों की रचना और क्रिया को समझा। अब इसके बाद अगले सेशन में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।